भाई अगर ये पॉडकास्ट एंड तक देख लेंगे हाँ तो इनको वो मैं बता दूंगा जो इनको कोई नहीं बताएगा, स्पेशली दुबई। कहाँ इन्वेस्टिंग करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। कह रहा सब बकवास है। मैं कहा सब बकवास है? कह रहा सब बकवास है। मैं कहा नहीं। कह रहा मैटर करता है ये 20%। क्या है 20%? अब ये डर गए हैं, पर मैंने तो बहुत चांदी खरीदी हुई है। मेरे को पता 2027 में बहुत पैसा कमाऊंगा मैं। अच्छा, आप कहते हैं कि चांदी में इन्वेस्ट मैं कह रहा हूँ आपको 2027 की दिसंबर तक मैं जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में है और मेरे को मेक श्योर करना होता है कि भाई मैं देखूं कि कौन सा देश कौन सी चाल चल रहा है। इंडिया में आज कोई सपोज करिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो पक्के में 2 करोड़ जाते हैं, कच्चे में 3 करोड़ जाते हैं। हाँ पता है मेरे को भाई। तो ऐसा फॉरेन में भी होता होगा। अब आपने तो बहुत लोगों को प्रॉपर्टी बेचना भी सिखाया है, एजेंट बनाया है। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है कि प्रॉपर्टी बिकती नहीं है? हमने ये वाली स्ट्रैटेजी ली तो कितने साल में रिटायर हो सकते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी ली तो कितने साल में रिटायर हो सकते हैं। इतना स्पेसिफिक काम है हमारा। दोस्तों, आपने फ्रेंचाइजी बताओ के इस चैनल पर इंडियन प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में बहुत बार देखा होगा और आप लोगों ने बहुत लाइक भी किया है। लेकिन आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट की वो बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके आंख नाक कान सब खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल गेस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ में भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में बिजनेस किया, लोगों को सिखाया कि प्रॉपर्टी का काम करें तो करें कैसे, किस तरीके से आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज आपको फ्रेंचाइजी बताओ पर मिलने वाले हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जसमीत सिंह जी। तो आइए बातचीत करते हैं आपके लिए एक बिल्कुल नए डोमेन के बारे में, प्रॉपर्टी इन फॉरेन। तो आइए स्वागत करते हैं जसमीत जी का और बातचीत करते हैं बहुत खास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आशीष भाई, बहुत आई वाज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि भाई फ्रेंचाइज बताओ के बारे में साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल सर, अब बहुत मज़ा आएगा। सर देखिए क्या है ना कि इंडिया में हर कोई कहता है कि जहाँ पर इंफ्रा आ रहा है, जहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लो और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। जी ठीक है। अब इंडियन मार्केट तो सर ग्रो कर रही है जी, लेकिन आज हम आपसे इंडियन मार्केट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्री में भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो, क्योंकि आपने अलग अलग कंट्रीज में एक्सप्लोर किया है, दुबई, सिडनी, कनाडा और भी कई कंट्रीज में किया, वो आप बेहतर बता पाएंगे, न्यूजीलैंड शायद। तो आप मुझे बताइए कि इंडिया के अलावा अगर कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी हो तो कौन सी कंट्री बेस्ट है? सो भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको पता है कि वॉरेन बफेट जैसे बोलता है कि डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रे डालियो भी बोलता है कि डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको आज वो बताऊंगा जो आपको बिलियनर्स या मिलियनर्स कभी नहीं बताएंगे। डाइवर्सिफाई करना, पर विद इन दी एसेट क्लास कैसे करना मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि मैं वो ही कर रहा हूं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। कोई शक नहीं है कि भारत में अगले 15 साल में जितना पैसा आप रियल एस्टेट में और एक्चुअल धंधे में या फ्रेंचाइज करके आप जितना पैसा कमा सकते हो, शायद वो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है। पर उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आप पैसा कमा लेते हो, अब इसको पता नहीं कि लगाना कैसे है। मैं आपको सच बता रहा हूँ आशीष भाई, आपको तो ऑब्वियसली पता ही है, मतलब बहुत पुराने खिलाड़ी हो आप, कौन से नए खिलाड़ी हो। लोगों को पैसा कमाना आता है पर लगाना नहीं आता। पैसा कमाना आता है लेकिन लगाना नहीं आता। प्रॉब्लम है ये, क्योंकि वो भी एक कला है ना भाई। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ईगो है ना वो हमें मार देती है अंदर से। और वो कैसे मारती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कोई आया कह रहा भाई साहब फ्रेंचाइज कर दो। अब क्या है कि उस बंदे को उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत पता होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। पर क्या होता है कि कई बार जो ईगो है ना, वो ईगो इसमें ये करी यार अगर मैं ये कर सकता हूँ तो साला ये क्यों नहीं कर सकता। और ये जो शब्द है ना, ये आपको लेके डूब के मरते हैं, क्योंकि आपकी ईगो जो है आपको कहती है कि नहीं नहीं भाई साहब मैं ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं। और जब आप सब कुछ करने जाओगे, गिरोगे, मरोगे, गारंटीड, पक्की बात है। हाँ, बोलते मास्टर ऑफ वन होना चाहिए। मास्टर ऑफ वन। और प्रॉपर्टी का मास्टर ऑफ वन तो भाई मैं ही हूँ, मतलब स्पेशली जब इंटरनेशनल की बात हो। हाँ, जैसे अमन गुप्ता कहता है कि यहाँ का गुंडा तो मैं हूँ। गुंडा तो मैं ही हूँ भाई, फिर प्रॉपर्टी का गुंडा भाई साहब मैं ही हूँ। स्पेशली टू डू विद ऑस्ट्रेलिया की बात, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करो, अब यूएस की बात करो, हम कंसल्टिंग करते हैं बहुत। कनाडा में हम पहले कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, कंसल्टिंग ही कर रहे हैं सिर्फ। दुबई में ऑब्वियसली अब लोग डरे हुए हैं,
भाई साहब दुबई दुबई है। ओके, हम आएंगे उसके ऊपर भी। बड़ा लोगों के मन में है कि दुबई तो आखिरकार असलियत सामने आ गई दुबई की। भाई अगर ये पॉडकास्ट एंड तक देख लेंगे हाँ, तो इनको वो मैं बता दूंगा जो इनको कोई नहीं बताएगा, स्पेशली डू विद दुबई, ओके। गारंटी। और ऐसा इनका जो चित्त में है ना, ऐसा भर जाऊंगा कि इनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई मेरे को अपना दुबई में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। सो वापस आते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो काफी सारे लोगों को पैसा कमाना आता है पर उनको डाइवर्सिफाई या लगाना नहीं आता। तो भाई साहब सबसे पहली बात, भिखारी बनना बंद कर दो। भिखारी का मतलब ये होता है कि इसको सब कुछ फ्री में चाहिए, मैं उसको भिखारी बोलता हूँ। वो एक भिखारी माइंडसेट है एक्चुअली। इनको चाहिए कि भाई बस मैं पैसे ना खर्च दूं। भाई साहब वो पैसे खर्च नहीं रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये बात को 500 बारी रिवाइंड करके देख लो ना इस पॉडकास्ट में, तो आपकी जिंदगी बदलेगी, गारंटेड है, पक्की बात। 500 बारी बोला रिवाइंड करने के लिए। लोग एक काम को नहीं करते 500 बार रिवाइंड करते। पर ये 5 बार, चलो 500 बार नहीं देखे, 5 बार देख लेंगे, इनकी जिंदगी पक्का बदल जाएगी। तो भाई साहब आप छोड़ दो ईगो, भिखारी बनना छोड़ दो और मान जाओ कि भाई साहब मैं मास्टर ऑफ वन हूं, मेरे को इस पे फोकस करना, दैट्स इट। या अगर वो फ्रेंचाइज हो, कुछ भी हो सकता है, वो धंधा है, कुछ भी है, उस पे फोकस करो, मत करो। पर और इसका ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। भाई हम ना फैमिली ऑफिसेस के साथ काम करते हैं। अब फैमिली ऑफिस आता है कि भाई उनका धंधा है, तगड़ा धंधा है, अंधा पैसा कमा रहे हैं, उनका ऑफिस होता है, उनके लॉयर्स होते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी वो कह रहे हैं भाई साहब नहीं नहीं नहीं, हमें बंदा चाहिए प्रोफेशनल, जो एक्सपर्ट है, जो कर सकता है। वो हम जैसे लोगों को हायर करते हैं। आज से 2 हफ्ते पहले भाई मेरे पास एक फैमिली ऑफिस आया, उन्होंने बोला ये $10 मिलियन ले लो। 10 मिलियन है भिखारी हो, रुपए नहीं है। $10 मिलियन। हाँ, 64 करोड़ होता, ठीक है। कह रहे भाई साहब ये लो, हमें इन्वेस्ट करके दो, हमें ये नहीं आता है, हमें ये नहीं करना है, क्या बात है। जो आप बोलोगे वो ही किया जाएगा, पहले पैसे लो। कह रहे पैसे पहले लो क्योंकि हमें पता है आप एक्सपर्ट हो। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों के अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, ये ना माइंडसेट है, माइंडसेट है। ये भिखारी माइंडसेट नहीं है कि भाई साहब मैं ना आशीष के पैसे मारूं कैसे साला। हाँ, यहाँ काम कराने के बाद 4 बार फ़ोन करना पड़ता है, बंदे भेजने पड़ते हैं, मेल डालनी पड़ती है, तब कहीं पैसे आते हैं। परसों की बात बताता हूँ आपको। हमने ना एक लड़की हायर करी जो इंडिया का मीडिया जो है वो काम करती है। हाँ, उसको मैंने मैसेज करा कि भाई क्या अकाउंट्स वाले को तूने बता दिया है कि तूने आज का काम करा है और उधर को पैसे चाहिए? कह रही नहीं नहीं, मेरे को अभी पैसे नहीं चाहिए। मतलब हमारा काम ये होता है कि भाई पैसा, काम हो गया पैसा दो। कह रहे नहीं नहीं बाद में ले लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतने कामचोर हैं और इतने हरामजादे हो जाते हैं, कई बार भूख नंगे हो जाते हैं कि इनका जो बनता हुआ पैसा जिसको अगले बंदे को देना होता है ना, वो भी देते हुए कतराते हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या है वो बता रहा हूं मैं आप। ये अगर ये समझ गए ना तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी भाई, गारंटेड। ये इसको मिलियनेयर माइंडसेट क्यों बोला जाता है मैं बता रहा हूँ वो। और मिलियनेयर अगर बनना तो ये बात याद रख लेना, जिंदगी पूरी और 10 साल क्या 100 साल बाद भी पॉडकास्ट उठा लोगे, सच मिलेगी। तुम्हें पैसा खर्चना आज तक नहीं आया, पैसा कमाना नहीं, पैसा खर्चना। खर्चना भी नहीं आया इनको। भिखारियों में और मिलियनेयर में पता क्या फर्क है भाई? जब भिखारी पैसे खर्चते ना, हालांकि वो खुद पे खर्च रहेंगे, रो रो के हाय हाय खर्चा बड़ा हो गया इस महीने। किस पे करा तूने? अपने ऊपर, अपने खानदान पे, अपने ऊपर, अपने धंधे पे। 36 लोगों को सुना रहा है। मिलियनेयर पता क्या कहते हैं? आशीष भाई तूने काम करा, थैंक यू भाई, तेरे इनवॉइस कब ड्यू है? परसों है, कोई बात नहीं भाई, पैसे पहले लो। और वो पैसे खर्च से पता क्या बोलेंगे? आशीष भाई यार बड़ा मजा आया आपके साथ काम करके यार, शुक्रिया भाई, आप ना अगली बारी हम हमारे साथ जरूर काम करना। और वो जब वो पैसे खर्च रहे होते हैं ऐसे उनके दिमाग में था क्या चल रहा है, यार बढ़िया काम करके दिया इसने यार, मजा आ रहा है पैसे देने का, कोई दिक्कत नहीं मालिक, शुक्रिया तूने मेरे को पैसे दिए ताकि मैं आशीष के साथ शेयर कर सकता हूँ। और इसी से हमारा जो पूरा कारोबार बिहार है, पूरी दुनिया का चक्कर चलता रहेगा भाई, किसी का पैसा नहीं टूटेगा। आप बनते हुए पैसे नहीं देते आप। ये भाई मिलियनेयर्स और भिखारियों में ये फर्क है भाई।
अच्छा एक ये बात, अब रोने लग जाएंगे अभी ना, थोड़े कमेंट वॉमेंट मारेंगे, गाली वाली निकालेंगे, तो भर भर के निकाला करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कितना है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो 10 रुपए है, चाहे वो 10 करोड़ है, चाहे वो 10,000 करोड़ है। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है और जितने बनते आपके पैसे आपने दोगे अगले बंदे को, वो मैटर नहीं करता कि आपके अकाउंट में भी कितने हैं। जब आप उस मालिक पे भरोसा नहीं रखोगे कि मेरे को आगे से आ जाएंगे, तो आप खर्चोगे कैसे? ये आपकी जो भूखमरी जो सोच है ना, ये आपको भूखमरा बनाती है। सोच का ही सारा गेम है, सब सोच का गेम है भाई। 80% तो सोच का ही गेम है। मैं कहता हूँ चलो सब तो नहीं है, 80%। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बिलियनर से पूछा था भाई, क्योंकि कोचिंग करता हूँ तो बिलियनर के साथ कोचिंग कर रहा था। मैंने कहा जिंदगी बदलने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्या धंधा है, कहाँ इन्वेस्टिंग करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? कह रहा सब बकवास है। मैं कहा सब बकवास है? कह रहा सब बकवास है। मैं कहा नहीं। कह रहा मैटर करता है ये 20%। क्या है 20%? कि भाई कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, कहाँ पैसा लगाना है, कब करना है, कब नहीं करना है। मैं कहा 80% क्या है? कह रहा माइंडसेट क्या है। तो माइंडसेट शिफ्ट कैसे करें? मतलब मुद्दा तो ये है ना, चलो ठीक है, आपकी मैं सारी बात मान रहा हूँ कि सोच भिखारी वाली है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीज़ें आती हैं, पैसा देते नहीं हैं। लेकिन अगर इसे शिफ्ट करना हो, मिलियनियर की तरफ जाना हो, हमें भी चाहिए कि सारे देशों में हमारी प्रॉपर्टी हो, तो इस माइंडसेट को शिफ्ट कैसे करें? बड़ा सिंपल है, कोच हायर कर लो। कोच हायर करना पड़ेगा। जो तुमने कभी आज तक करा नहीं, तुम कैसे कर पाओगे? लाख रुपए की बात कह दी। नहीं 10 लाख करोड़ 10 की लाख बात। करोड़ की लाख की बात नहीं भाई, 10 लाख की फिर वो छोटी सोच हो गई। जब आपने कुछ करा ही नहीं है, मैंने अभी आज तक फ्रेंचाइज नहीं बनाई। मैं आऊँगा आशीष भाई मेरे को नहीं पता, बताओ। ऐसे आपके कोई और भी मुद्दे हो सकते हैं, ऐसे माइंडसेट कोच भी हैं, ऐसे मैनिफेस्ट को, मतलब अब कोच तो आज तो हर इंडस्ट्री इंडस्ट्री में बड़ी हो गया, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। फाइनली हम जाग रहे हैं कि हाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिगरा हम थोड़ा सा ले आए, कर लो, क्यों नहीं बदलेगी? ऐसा क्यों नहीं होगा? पहली क्लास से दूसरी क्लास में कैसे पहुंचे थे? पढ़ाई करके एग्जाम देके। एग्जाम देके, पढ़ाई करके एग्जाम देके। जिंदगी भी एक टेस्ट है। 1 लाख करोड़ तक पहुंचना है, उसके कुछ टेस्ट हैं, उनको जैसे जैसे पूरा करोगे, उनके एग्जाम्स दोगे, एग्जाम्स होते हैं। अब तुम एग्जाम में रोने लग जाते हो, बस ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। भगवान एग्जाम तो लेगा ही ना यार। तुम कह रहे भाई 1 लाख करोड़ चाहिए, ठीक है जी 1 लाख करोड़ देता हूँ, भगवान कह रहा रेडी है, आप कह देते हो रेडी हो, फिर वो टेस्ट लेने शुरू करता है, फिर तुम रो देते हो, रो देते हैं ना। फिर जब ये रो देते हैं, फिर भगवान कह रहा नहीं बेटा तू तो बकवास कर रहा था, तू झूठ बोल रहा था, इसकी बस की नहीं है, तू झूठ बोल रहा था कि मैं रेडी हूं। एक बात याद रखना, अगर तुमने कुछ भगवान से मांगा है, वो तुम्हें कभी डायरेक्टली नहीं देगा, वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा। 1 लाख करोड़ कमाने के लिए प्रेशर अलग है। जिस दिन मांग लोगे उस दिन टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, और रो मत देना उस दिन, क्योंकि तभी उसी क्लास में फंस जाओगे। फिर बोलोगे हो क्यों नहीं रहा भाई साहब, तुम नहीं बोला था, भगवान कह रहा तूने मांगा, मैंने टेस्ट लिया, तू रो दिया, बस छुट्टी तेरी। क्योंकि भाई साहब वो अपने बच्चों में कोई अनबायस्ड काम नहीं करता, वो हम सब उसके ही हैं, तो वो अनबायस्ड नहीं है। ये कहना शुरू कर दे गलती मेरी है, मेरे को अगली क्लास में जाने का नहीं पता, वो बात अलग है। रो मत देना, और उसके बाद ये तो कह मत देना कि भाई साहब सिर्फ इनके पास ही क्यों इतना पैसा है, क्योंकि भाई साहब वो रोए नहीं आपके जैसे। समझ गया। अगर आप ये समझ जाओगे, ये 100 साल बाद ही पॉडकास्ट उठा लोगे, यही आपको सच्चाई मिलेगी, गारंटी बता रहा हूँ। ये जो टॉप 1% लोग हैं, जी भाई, 1% भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ, टॉप 0.1% लोग जो हैं, जो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बनते हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं जो 99.9% लोग नहीं कर रहे हैं? इनको मिर्च लगने वाली, पर बता देता हूँ, वो ज़्यादा टाइम अपने आप पे लगाते हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा धंधा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स या जो भी मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ, वो मेरी रिफ्लेक्शन है। वॉरेन बफेट आज भी 3 घंटे पढ़ता होगा,
और मैं भी 2.5 से 3 घंटे रोज पढ़ता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। पर मेरे को पता है अगर मैंने पढ़ना बंद कर दिया तो मैं ख़त्म हूँ। आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं है। मतलब एजुकेशन, लर्निंग, स्किल्स पे आपको स्किल्स काम करना पड़ेगा। क्योंकि भाई जब हम एक पहली क्लास में थे तो क्या स्किल्स थी, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। दूसरी क्लास में ये भी होता है, तो मैं भूल ही गया, देखो कितना बेकार है स्कूल सिस्टम, स्कैम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, फिर भी आप जा रहे हो पागलों की तरह। सेकंड में क्या होता होगा कि भाई 1+2+3+4 है ना, यही होता होगा, एडिशन करना सिखा देते होंगे। ऐसा ही स्किल्स है। अब धंधा चलाने के लिए सेल्स तो चाहिए ही है, वो एक स्किल है, सीखो। उससे भी पहले क्या मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। मार्केटिंग नहीं करोगे, लीड्स नहीं आएंगी, बात नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी। ये स्किल्स है। हाँ, कई लोग रोते रहते हैं सेल्स नहीं हो रही। जब उनसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ लास्ट मंथ खर्च क्या किया था मार्केटिंग पे, तो बोलते हैं 0। मैंने कहा इसीलिए सेल्स भी 0 है। बैठो फिर रो बस। अच्छा देखो भाई, जिसको मार्केटिंग में 0 रुपये खर्चा है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो मत। तूने पैसा नहीं खर्चा है, तू रोने का हकदार बिल्कुल नहीं है। ये तुच्छपना छोड़ दे कि मेहनत भी नहीं करनी, साला पैसा भी मतलब खाना भी है, ये काम छोड़ दो बस। रो मत, नहीं खर्चा कोई दिक्कत नहीं है, आशीष भाई के सामने आकर रो मत। उसके बाद जब तू खर्चेगा उसके बाद फिर और चैलेंजेस शुरू होते हैं ना। खर्चा, यार समझ नहीं आ रहा साइकोलॉजी कैसे करनी है, वीडियो डालने की कोशिश करी, पता नहीं है हुक क्या होता है, हुक के बाद फिर मैसेजिंग कैसे करनी होती है, मैसेजिंग के बाद CTA कैसे करना होता है, ये सब लर्न करना पड़ता है ना। ये आप लर्न नहीं कर रहे और आप रो रहे हो, भाई पैसा नहीं, सेल्स नहीं हो रही, मार्केटिंग में 0 खर्चे। चलिए सर, हम लोग वापस आते हैं अपने कोर टॉपिक पर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जी भाई। तो आज के समय में हम लोग पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी के बाद हम और बाकी चीज़ों पर भी बात करने वाले हैं। आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत शानदार होने वाला है। और अभी तक आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेसिकली आपने अलग अलग कंट्रीज़ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। जी भाई। आपको क्या लगता है कि इस समय अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कौन सी कंट्री सबसे बेहतर है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए? अगले 1.5 साल के लिए भाई ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया कोई कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में मैं इसलिए नहीं बोल रहा, हालांकि मैं बड़ा जो हूँ न्यूजीलैंड में हुआ हूँ, पर ऑस्ट्रेलिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है वो कुछ लेफ्ट की ज़्यादा गवर्नमेंट है। और आपको पता है कि जब लेफ्ट की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है तो वो बिजनेस पे इतना ध्यान नहीं देती, और आपको पता है कि बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी लेफ्ट है, पर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज रिच है और उनकी मार्केट क्या अब रुक नहीं रही है। इसीलिए अगर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बढ़िया 1.5 साल कोई मतलब कोई कंट्री नहीं है। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर भी रही है। ओके। हाँ, ऑलरेडी हो चुका है। सर दुबई की बात करें, इंडियंस का मैक्सिमम पैसा जी अगर इंडिया के बाहर कहीं लगता है तो दुबई में लगता है। दुबई में जो अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध हुआ उसकी वजह से पहली बार दुबई पे अटैक हुआ, दुबई हिट हुआ। तो उसके बाद तो दुबई की मार्केट बहुत डाउन चली गई है। तो आपको क्या लगता है दुबई इस समय सेफ इन्वेस्टमेंट है? अब ये जो भिखारी है ना उनको दर्द होने वाली है भिखारी माइंडसेट वाले भाई साहब, दुबई दुबई है। दुबई आज भी बढ़िया है, पर तुम बिकॉज भिखारी माइंडसेट हो, पैनिक सेलिंग करके निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके। अभी भी अगर दुबई में आप अपार्टमेंट्स को छोड़ के अच्छी तरीके से टाउन हाउसेज या ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हो, दुबई दुबई ही है। दुबई आज भी दुबई है और दुबई कल भी दुबई रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो दुबई दुबई है। आप जितना मर्जी करने की कोशिश कर लो, उसको टार्निश हो चुका है, वो एक टार्निश वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हाँ एक दाग जैसे लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दाग तो चांद पे भी है, तो मतलब कि आप चांद देखना बंद कर दोगे? अच्छा, आपको लगता है कि इस समय जैसे सुनने में आया कि दुबई की गवर्नमेंट सच बाहर नहीं आने दे रही है कि आप जो अंदर जो हो रहा है वो बाहर दिखाओ मत, कोई कुछ शो ऑफ नहीं कर सकता, इस वजह से प्रॉपर्टीज़ बहुत डाउन चली गई हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कई लोग कहते हैं सही नहीं है इस समय? भाई अगेन भिखारी माइंडसेट जो है ना, उनको पूरी सिचुएशन का नहीं पता होता। और वो एक किताब है सिग्नल वर्सेस नॉइज़, सिग्नल वर्सेस नॉइज, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अगर आप कहीं पढ़ लो तो आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाए। सिग्नल का मतलब होता है डाटा,
नॉइज़ का मतलब होता है जो तुम्हें मीडिया दिखा रहा है, जो तुम पॉडकास्ट पे देख रहे हो, जो इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। भाई दुबई गवर्नमेंट तो करेगी ना जो वो कर रही है, ऑफ कोर्स वो रोक रही है उनको, पर वो रोक इन भिखारी माइंडसेट लोगों के लिए जिनको लगता है कि नहीं नहीं खत्म हो गया सब कुछ। आप धंधा करते हो, आपको खुद ही पता है, और फ्रेंचाइज भी आप कितनी बड़ी कर चुके हो, कितनी देर से कर रहे हो, आपको पता है कि ये शॉर्ट टर्म चीज़ है। अब धंधे में वो शॉर्ट टर्म तो होता रहता है ना यार। हाँ, शॉर्ट टर्म लॉसेस आते हैं, मार्केट अप क्या डाउन होता है, दिक्कत? कोविड आया था। क्या हो गया? अब दुबई की क्योंकि आप बात करो तो मैं आपको डाटा दे देता हूँ ना, डाटा लो ना मेरे से आप। अगर आप ऑन द ग्राउंड देखो तो जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी है वो 10 से 15% गिनी है अभी तक। पर जो रिट्स होती है, जो आपको पता है RIT जो होती है, उसमें से क्या 40% का ड्रॉप है, पर वो शेयर है, वो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी 10-15% है, और इतने बाद भी होने के बाद सिर्फ 10-15% मेरे को लगता है कोई ज़्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं है। अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं कि आज आप न्यूजीलैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, आप इंडियन मार्केट को कहाँ देखते हैं इन सब के बीच में? अगले 15 साल जितना पैसा आप भारत में कमा सकते हो कहीं नहीं कमा सकते आप। दुबई में भी नहीं कमा सकते, ये भी सुन लो। इसके पीछे का कारण भी, क्योंकि लोगों को ना बिना कारण के चीज़ हजम नहीं होती है। अब क्या चल रहा है आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप ये सब चीज़ें देखते नहीं हो। मैं जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में है, और मेरे को मेक श्योर करना होता है कि भाई मैं देखूँ कि कौन सा देश कौन सी चाल चल रहा है। आपको लग रहा है कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट उठाया वो कोई एक्सीडेंट था, आपको लग रहा है कि ईरान पे अटैक कोई एक्सीडेंट था, ना 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 ना, सब सोची समझी चीज़ें। पिछले साल क्या गया था, मैं एक बड़ा लीडर बनने वाला है पॉडकास्ट पे 5 महीने पहले, पॉडकास्ट पढ़ा हुआ देखना ना मेरा जाके, 2026 की प्रेडिक्शन है। क्या बात है, मतलब ये प्रोडक्शन सिर्फ ज्योतिष नहीं देते, आप भी देते हैं। पर मैं डाटा के बेस पे देता हूँ, मेरे को पता है कि प्लानिंग क्या चल रही होती है। मेरे को पता है क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ। बिलियनर्स ने सीक्रेटली पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मूव होना शुरू हो गया था US से। भाई साहब, आर्मी को कोई भी अटैक प्लान करने के लिए 6 से 8 महीने चाहिए होता है। जब से ट्रंप आया तब से चल रहा है ये। और क्यों चल रहा है ये बड़ा क्यों बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 31 तारीख को, जो कि आज है आपकी 26 मार्च, 31 मार्च को US और चाइना का टैरिफ की रीनेगोशिएशन थी। ओके। और तेल कहाँ से आता? चाइना का, ईरान से और कुवैत से भी, वेनेजुएला। अच्छा, आपको लग रहा है ये कि सब आप नहीं देखते हो जो मैं देखता हूँ। समझ, ये रीजन है। और भारत में क्यों पैसा बन सकता है वो ध्यान से सुनना। अब चल रहा है चाइना और US का डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब नहीं समझ आता तो मैं समझा देता हूँ। हाँ बिल्कुल। डीकपलिंग क्या है भाई, जान लेते हैं। डीकपलिंग का मतलब है कि जब 1970 में US को लगा कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं करनी, हम चाइना को दे देते हैं, उन्होंने दे दिया। और उन्होंने देखा कि भाई ये सब तो बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। चाइना अब सबसे क्लोज है US को, पावर दे दी उन्होंने। अब वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बंद करके, और US गवर्नमेंट जो ट्रम्प जब से आया उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है एप्पल को, फेसबुक को, टेस्ला को, हर बड़ी बड़ी कंपनीज को कि भाई साहब आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बंद करो और भारत में खोलो। या अगर वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा भारत में, वो US को वापस लेके जाने के लिए बोल रहा है, पर ऑब्वियसली उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि चाइना की लेबर सस्ती है, भारत की लेबर सस्ती है। ये रीज़न है। इसीलिए आप देखो कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स हर छोटे छोटे शहरों में आ रही हैं। ये एक्चुअल में रीज़न है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस वजह से आप पैसा कमा सकते हो। हाँ, और इंडिया में बेसिकली अभी क्या है कि ये अंडर डेवलप्ड है, बहुत अंडर डेवलप्ड, और छोटे छोटे शहरों में भी डेवलपमेंट आ रही है। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी में बड़े निवेश के अवसर हैं। अगर आप मेरे पॉडकास्ट जितने मर्जी उठा के देख लेना, मैं तो बोलता ही नहीं दिल्ली NCR में खरीदने के लिए। अच्छा। ना मैं बोलता हूँ गुड़गांव खरीदो, ना मैं बोलता हूँ नोएडा खरीदो। बैठे तो अब नोएडा में, जाने देना घर भाई साहब। तो कहाँ खरीदें? पता लगे आप भाई साहब जाने ना, तो नोएडा के बारे में बोल दिया। खरीदना भाई Tier 2 Tier 3 सिटी में, जहाँ पे पैसा जा रहा है। आप मेरा कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लेना, कोई भी,
अनटिल अनलेस आपकी जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, जो कि मतलब आपने 100 करोड़ 200 करोड़ आपके पास है, आप कह रहे बस मेरे को पैसा बचाना है, कमाना नहीं है, मतलब प्रिजर्व करना है, बस चलता रहे। ऐसी बहुत सिचुएशन हमारे पास आती हैं। जैसे मेरे को पैसे दिए 2 हफ्ते पहले के, भाई दिए $10 मिलियन इन्वेस्ट करवा दो हमारे। अब उनकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अब आप 10 मिलियन तक पहुंचोगे तब आपको पता लगेगा कि भाई चल ठीक है, मेरे को ये करना है ना। आप तो अभी चलो, अभी आप थोड़े नीचे फंसे हो, इट्स ओके, वो पहुंच जाओगे। मैं चाहता हूँ वहाँ पहुँचो, उसका मकसद यही है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। इसीलिए Tier 2 Tier 3 सिटी में जाओ जहाँ पे एक्चुअल में पैसा बन रहा है। तो इंडिया में भी पैसे की बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चूंकि हमने आपको पहले ही कहा था हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप फॉरेन में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। सर इन्वेस्टमेंट करो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो खुद तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते लेकिन उनके कनेक्शंस हैं वो सेल करवा सकते हैं दुबई में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर और अदर कंट्रीज़ में। तो क्या ऐसा करना संभव है इंडिया में बैठकर बाहर की कंट्रीज में सेल करवाना? बिल्कुल संभव है भाई, हम बैठे ही हैं। कैसे करते हो सर, क्या करते हैं? भाई सबसे पहले ना हमें फिगर आउट करना है कि कितना पैसा है आपके पास और उस पैसे का मकसद क्या है। क्योंकि कोई पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाता है, कोई पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है, और कईयों का जॉइंट भी गोल्स होते हैं। और आज सुबह एक क्लाइंट था, उससे बात हो रही थी, वो कहते कि उनके पास मेरे ख्याल 3 प्रॉपर्टी हैं एंड उनके पास ना करते मेरे ख्याल से 6 7 8 करोड़ पड़ा हुआ था इन्वेस्ट करने के लिए। कह रहे भाई साहब क्या करें। मैं कहा आपका गोल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा यही होता है कि आपका गोल क्या है। गोल नहीं होगा, आपको पता धंधे में एग्जिट नहीं होगा, पता ही नहीं है, खत्म, कुछ नहीं पता आपको। सो सबसे पहला यही होगा कि भाई पहले मेरे को पता होना चाहिए आपके पास पैसा कितना है। सेकंड, आपका गोल क्या है, कब तक का क्या गोल है, ठीक है। और उसके बाद मेरे और भी क्वेश्चन थे। वो कहते भाई हमारा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि हमें हर साल एक प्रॉपर्टी लेनी है, लॉन्ग टर्म गोल हमें पता नहीं है। मैंने कहा क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म गोल नहीं पता, मैंने उनको एक फ्रेमवर्क दिया। मैं कह रहा आपका गोल अब तक स्पेसिफिक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, और हम अगली मीटिंग तब करेंगे जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा। गोल क्लियर कर लो। स्ट्रैटेजी रोज का काम है। हमारे पास भाई फाइनेंशियल टूल है, हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ। आप अपनी इंफॉर्मेशन डालो, मैं आपको बता सकता हूँ कितने साल में मैं आपको रिटायर कर सकता हूँ। ओके। चार्ट्स, फोरकास्ट, सब कुछ है। वेबसाइट पे जाओ, डालो, आपको पता चल जाएगा। वो हम अपने क्लाइंट्स को टूल दे देते हैं। वो तो खुद से यूज करो, खुद से चेक करो। खुद हम आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, 3 स्ट्रैटेजीज बना के आपको पता चल जाएगा। अगर हमने ये वाली स्ट्रैटेजी ली तो कितने साल में रिटायर हो सकते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी ली तो कितने साल में रिटायर हो सकते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी ली तो कितने साल में रिटायर हो सकते हैं। इतना स्पेसिफिक काम है हमारा। 99.9% लोग नहीं करते ये। हाँ, बल्कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, इतना स्पेसिफिक टूल है। कोई एक एग्जांपल अगर आप देके बताना। हाँ जी भाई, तो बहुत सारे लोगों का जो नॉर्मल एग्जांपल यही होता है कि 10 साल में हमें $10,000 की पैसिव इनकम चाहिए। तो भाई उसके लिए हम 2 और 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके देते हैं कि भाई आप या तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, और डिपेंडिंग ऑन के हमारे और भी बड़े क्वेश्चन होते हैं। जब बंदा क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है तो उसके बाद हम क्वेश्चनिंग करते हैं। आज मैं सुबह बैठा हुआ था, क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ है, उनके साथ बात कर रहा था। मतलब उनके पास 8 साढ़े 8 करोड़ है। तो उनका गोल था कि भाई हमें 8 से $10,000 की पैसे पर मंथ चाहिए। तो उनके पास जो पैसा है उनको ये नहीं पता था। वो हैरान हो गए जब मैंने उनको बताया कि भाई साहब आप अगले साल में मैं आपकी $55,000 की पैसिव इनकम क्रिएट करके दे सकता हूँ। 8 साढ़े 8 करोड़ से $55,000 की पैसिव इनकम हर साल। अच्छा, हर साल कैसे? अब ये तो हमारा काम है भाई, ये तो मतलब नहीं बता सकता। कुछ तो टिप्स चाहिए लेकिन। हाँ जी भाई, उसके लिए हमारा टूल है ना। अच्छा, टूल है, आप यूज़ करो। टूल यूज़ करो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। हाँ जी, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जाना वहाँ पर और चेक करना और देखना कि किस तरीके से आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, और उसके बाद आप सर से मिल भी सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो और अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। थोड़ा सा और बता देता हूँ। बिल्कुल, हाँ, उनके ही बारे में, क्योंकि वो चल रहा है तो इसलिए मैं बता देता हूँ। उनको मैंने 2 मोटी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके दी हैं। अब अगेन वो स्ट्रैटेजी पार्ट है जो मैं ट्रेड सीक्रेट है तो उसको कोई उसका हिंट या कुछ ऐसी चीज़ आप बता सकें? हाँ, एक उसमें कमर्शियल था। कमर्शियल था। कमर्शियल में आपने इन्वेस्ट कराया, हाँ जी, जहाँ से रिटर्न आए होंगे और उसके हिसाब से आपने Correct. उनके लिए एक अच्छा ईयरली पैसिव इनकम जनरेट कर दिया।
और टाइम लाइन के साथ वो बढ़ेगा भी। ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई कंपाउंडिंग है। एक मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपको मास्टर ऑफ वन बनना है, हर चीज़ का मास्टर नहीं बनना। अब चूंकि आपके पास पैसा है, आपने पैसा कमाया है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पता, उस पैसे से पैसा कैसे कमाएं। करेक्ट। तो आज अगर मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँ, जो लोग पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं अदर देन बिजनेस, वो क्या कर सकते हैं? देखो भाई, मैं एक रीज़न है कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 95% जो है प्रॉपर्टीज़ में है। अच्छा। 4% मेटल्स है और 1% क्रिप्टो है। मैं ना गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ भाई। पहले धंधा बनाओ, फिर प्रॉपर्टी लो, दैट्स इट। क्यों? अब आजकल ना मार्केटिंग, या बोल सकते हो कि भाई जो प्रचार हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग का, सब चीज़ों का हो रहा है कि भाई SIP कर लो, ये करो। कोई खराबी नहीं है अगर आप इन्वेस्टिंग का माइंडसेट लेके कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्लेटफॉर्म जिससे आप यूज़ करके ये सब कर रहे हो, वो आपको खुद बता रहे हैं क्या कि भाई साहब 85% जो लोग हैं ना वो पैसा नहीं कमाते, वो लूज़ करते हैं। बिल्कुल, सेबी का भी डेटा है कि यहाँ पर 93% लोग लूज करते हैं। 93%, थैंक यू, अपडेट कर दिया आपने। 93% लोग लूज करते हैं। सेबी का डेटा है, ये मेरा नहीं है। और उसके बाकी जो 6% है वो एवरेज होते हैं बाय द वे। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। और जो 1% है ना वो ही थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। और वो 1% पता कौन है? आप। वो तो है ही है। वो 1% वो है जिनके पास बहुत तगड़ा कैपिटल है और वो खुद मैनेज नहीं कर रहे, किसी और से मैनेज करवा रहे हैं। करेक्ट, नंबर 1। और वो मार्केट को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये दोबारा से देख लेना, ये जो मैंने बोला अभी। ठीक बात है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये आपको क्यों नहीं समझ आ रहा। पर जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो आप देखो कि 90 to 95% जो मिलियनेयर्स हैं वो रियल एस्टेट से बने हैं। डाटा है, चेक कर लो जाके। कोई एग्जांपल? एग्जांपल का भाई डाटा है। अच्छा। डाटा है कि रियल एस्टेट के थ्रू 90 to 95% जो है लोग वो मिलियनेयर बने हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल यहाँ पर हो रहा है, अगर हम पिछले 5 साल का डेटा हम नोएडा का उठाते हैं जी, नोएडा में 5 साल में प्रॉपर्टी डबल हुई है। जी, ठीक है ना, 2x हो गई है जी। किसी ने 1 करोड़ लगाया था, उसके 2 करोड़ हो गए। लेकिन उसी समय अगर वो गोल्ड में लगाता है 1 करोड़ रुपए, तो आज उसके 4 करोड़ हो जाते हैं। है ये। तो आप बोल रहे हो प्रॉपर्टी बेहतर इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड बेहतर नहीं है? गोल्ड है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, तो पर फिर आपको कहाँ करें? डाइवर्सिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो गोल्ड में क्यों ना करें? आप 95% बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी में रखते हैं जी, तो आप 95% गोल्ड में क्यों नहीं रखते? उस पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। ये जो आपने क्वेश्चन बोला ना, ये जो जो सिचुएशन आपने बोली है, 90% या 95% लोग यही करते हैं। ठीक है, पर मैंने ये नहीं करा। मैंने 1 करोड़ लेके 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी हैं। जो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हैं वो 8 करोड़ की हो चुकी हैं। 1 करोड़ से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? लेवरेज, लोन लिया मैंने। तो लोन लिया तो फिर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा दैट्स उसका। ओके भाई, अगर 5 साल में है तो अगर आप नंबर्स भी करके देख लो, फिर भी गोल्ड के 4 करोड़ से ज्यादा मेरे पास। ओके। नंबर करके देख लो, आप खुद ही, मेरे को रहने दो, मेरे मत मानो, आप खुद नंबर करके देख लो। मतलब आप प्रॉपर्टी पे लोन लोगे और बैंक आसानी से दे भी देगा? गोल्ड पे आपको मिलेगा नहीं। और गोल्ड की जो फ्लक्चुएशन है वो हर एक बंदे की बस की भी नहीं है झेलनी। हाँ बिल्कुल। अभी चांदी का देखो, चांदी के साथ क्या हुआ, 4 लाख पहुंच के 2.5 लाख से नीचे आ गई। बस ऐसी है। अब ये डर गए हैं, पर मैंने तो बहुत चांदी खरीदी हुई है। मेरे को पता 2027 में बहुत पैसा कमाऊंगा मैं। अच्छा, आप कहते हैं कि चांदी में इन्वेस्ट मैं करना कह चाहिए? रहा हूँ आपको 2027 की दिसंबर तक, अगर ये पॉडकास्ट पता नहीं जब भी देख रहे हो, 2027 की दिसंबर को ये पॉडकास्ट उठा के देख लेना और आपको पता चल जाएगा चांदी कहाँ पे मिलेगी आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब ये वार के सिचुएशंस हैं, जी भाई। ऐसे में लोग कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा। जी, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जो लोग अपने पास संभाल कर सकते हैं, पैसा डिवैल्यू हो सकता है। करेक्ट। ठीक है ना, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर भी गिर रहा है। जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ मंडे की बात, सोमवार की 23 तारीख थी मेरे ख्याल, 23 तारीख थी। हाँ बिल्कुल 23 तारीख थी। ध्यान से सुनना बस। 23 तारीख के सुबह के 7 बजे ट्रंप भाई साहब का मैसेज आता है ट्रूथ सोशल पे कि भाई साहब हमारी जो सिचुएशन है, हम पिछले 48 घंटे से ईरान से बात कर रहे हैं और लग रहा है कि सिचुएशन सुधर जाएगी, तो इसलिए मैंने बोल दिया है
डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कि 5 दिन तक उन पे कोई अटैक नहीं करना। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो हुआ, पेट्रोल के जो प्राइस थे क्रूड ऑयल के वो गिर गए, मार्केट जो थी ऊपर चली गई। पर आपको वो नहीं पता जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी ने नहीं बताना, इसलिए याद रख लेना। ये पॉडकास्ट अगर आपने देख लिया, आपके दिमाग के ढक्कन, आंखों के ढक्कन जो आप लेके घूम रहे हो खुल जाएंगे। उसी टाइम पे किसी ने 60,000 कॉन्ट्रैक्ट करके 600 मिलियन डॉलर पे क्रूड ऑयल पे पैसा लगाया था। डाउन होने के बाद, होने से पहले। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये अनाउंसमेंट होने वाली है। तो क्या सोना गिर रहा है कि आपको दिखाया जा रहा है? क्या वो पेट्रोल गिरा था कि आपको दिखाया जा रहा था? या कोई इंपैक्ट भी कर सकता है? मार्केट ऐसे मैनिपुलेट भी की जा सकती है। लेकिन एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके बस की बात तो नहीं है ना, नहीं है manipulate ये, करना। इसीलिए तो मैं कहता हूं नहीं है ये उसके बस की बात। तो 93% आप बोल रहे हो पैसा हार रहे हो, वही तो बंदे हैं वो। इसलिए तो मैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाता। ओके लेकिन चलिए, स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं कि बहुत फ्लक्चुएशन है, इसके लिए आपको बहुत लर्निंग्स और बहुत स्किल्स लेनी पड़ेंगी। हम आज अगर स्टॉक मार्केट से हट के बात करें, आज किसी को पैसा इन्वेस्ट करना हो, गोल्ड सिल्वर, छोटा पैसा, जी ठीक है ना, तो गोल्ड में करे, सिल्वर में करे, क्रूड ऑयल में करे, या फिर किसी और मेटल में करे, कहाँ करना चाहिए? 5 महीने पहले का पॉडकास्ट जो है मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वही कर लेना। अच्छा क्या करना है? पहले प्रिडिक्शन कर गया था, सब उठा के देख लेना, पड़ी हुई है यूट्यूब पे। दोबारा से बता दो एक बार। दोबारा से बता देता हूँ आपको, अभी भी कर लोगे, अभी भी पैसा कमा लोगे दिसंबर तक, गारंटी है। गोल्ड खरीद लो, फिजिकल खरीदना है। अच्छा इसमें M6 मैं नहीं करता भाई। ओके, मैं समझता हूँ सब, मैं बस गेम का जान हूँ। क्या रीजन है? आप मैं नहीं करता, मतलब किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरे को पता है जो ट्रेडर हैं, ये जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, वो गाली नहीं, आई डोंट रियली केयर, जो मर्जी बोलते रहो, सच्चाई है, सेबी का डाटा है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं फिजिकल लेता हूँ, चाहे वो सिल्वर है चाहे वो गोल्ड है, वो रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने अभी भी कर लिया, मार्च है 26, फिर भी पैसा कमा लोगे। और ये पॉडकास्ट हम देखेंगे मार्च की 2027 में, वापस से देख लेना, वापस से देखना। गोल्ड खरीद लो, कॉपर खरीद लो। अच्छा कॉपर, क्या बात, लोग सिल्वर की बात कर रहे हैं, आप कॉपर की बात कर रहे हो, देख लेना आप। 2027 में बात करेंगे मार्च की। उसके बाद मैं 6 महीने पहले ही बोल गया था ये सब बातें, 5 महीने पहले। सोलर में पैसा लगा लो, एनर्जी में पैसा लगा लो, तेल में पैसा लगा लो। बिल्कुल, किसी ने अगर क्रूड ऑयल में पैसा लगाया होता तो अभी तो उसके 4 गुने 5 गुने हो गए। आप उठा के देख लो ना मेरा पॉडकास्ट, क्योंकि ये वॉर में सिचुएशन में होता ही है। अच्छा अभी आपने कहा सोलर पे लगाओ, एनर्जी पे लगाओ, क्रूड ऑयल पे लगाओ, कॉपर पे लगाओ, ऐसे में सिल्वर आप कह रहे हैं, सिल्वर भी तो अच्छी जाएगी। सिल्वर 2027 की दिसंबर में बात करेंगे भाई। अच्छा अभी कॉपर ज़्यादा बेहतर है? अभी कॉपर ज़्यादा बेहतर है। वापस से सर हम आते हैं इस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद फॉरेन प्रॉपर्टी पे बिजनेस करना चाहेंगे जी। कि हम जैसे यहाँ पर रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं जी, जो सेल परचेज का काम करते हैं, तो आप उनको कैसे सपोर्ट करते हो कि वो फॉरेन प्रॉपर्टीज को सेल परचेज कर सके? आपका क्या सपोर्ट सिस्टम रहता है उसमें, या फिर आपका नहीं रहता है? हाँ जी भाई, हमारा सिस्टम यही है, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर्टीज बाय करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इन्वेस्टर हो और आपके साथ 10 इन्वेस्टर और हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, हम या तो फंड में कर देते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है कि जिसमें हम वो पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ डिपेंडिंग ऑन कि भाई कहाँ करना है। वो ये गेन डिमांड भाई आपका क्या है, कितनी देर तक आप पैसा छोड़ सकते हो, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो अगर आपको ख़रीदना है और बेचना है, इस दोनों में हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो आपने न्यूजीलैंड में ख़रीदना है, ऑस्ट्रेलिया में ख़रीदना है, दुबई में खरीदना है, इंडिया में, भारत में, जहाँ मर्जी आपको करना है। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन एब्सोल्युटली हैप्पी विद। लेकिन इंडियन किसी के पास, जो इंडियंस हैं, इंडियन आईडी प्रूफ्स हैं उनके पास, तो क्या वो उसके साथ बाहर की कंट्रीज में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका एक तरीका है जिसमें स्ट्रक्चरिंग करी जाती है अच्छी तरीके से। जिनको स्ट्रक्चर का पता है या जिनको थोड़ी बहुत यहाँ जानकारी है कि भाई कैसे स्ट्रक्चरिंग होती है कंपनीज की या फंड्स की, उनको पता है कि भाई स्ट्रक्चरिंग करके खरीदा जा सकता है। हाँ जी, तो उसमें भी आप हेल्प करते हो? बिल्कुल करते हैं भाई।
ठीक है, मतलब आप लेना चाहें तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी परचेज कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पैसा कितना है। हैं। पैसा, बट ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। नहीं होते हैं ना, कहीं कहते हैं भाई हाँ ठीक है, हर तरीके के लोग हैं। क्योंकि फॉरेन में प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो लोन तो होना नहीं है जी, जी भाई, उसको तो 100% कैश डाउन ही Correct, परचेज करना हाँ जी। पड़ेगा। अब तीसरा सवाल ये आता है, जैसे यहाँ पर मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, परचेज करता हूँ, तो मुझे 2% से लेके 3-4% तक कमीशन मिलता है। जी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकवाई तो 20 लाख रुपए कमा लिए जी। या 10 लाख रुपए कमा लिए, तो वहाँ पर भी इतना ही मार्जिन है या वहाँ पर मार्जिन कम है? नहीं भाई, वो डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे हो। न्यूजीलैंड में डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है, उसके बाद स्टेट्स में जो होता है थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा बहुत तो लीवे होता ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना नहीं है, ठीक है। पर थोड़ा बहुत लीवे तो होता ही है कि डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ खरीद रहे हो, कहाँ कर रहे हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं फ्रॉड होते हैं तो प्रॉपर्टी में ही होते हैं, गोल्ड में नहीं होता। गोल्ड में यही हो सकता है कि आपने मिलावटी वाले ले लिया, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से विद बिल और हॉलमार्क का खरीदा है तो वो कुछ भी नहीं होगा। जी प्रॉपर्टी में बहुत फ्रॉड होते हैं, जी। तो ये फ्रॉड बाहर भी तो होते होंगे? नहीं होते भाई, हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? स्ट्रक्चर ऐसा, लॉयर्स डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ अपनी, बीच में एजेंट होगा। एजेंट का काम यही है कि अगर मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो वो प्रॉपर्टी लिस्ट करेगा, और जैसे लिस्ट करी और आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, एजेंट भी बाहर, आप भी बाहर, मैं भी बाहर, आप और मेरा लॉयर ही सब कुछ करेगा। ओके, कोई चक्कर ही नहीं है बीच वाला। सब देख सकते हो कि भाई टाइटल किसके नाम पे है, कब था, कब से कहाँ, किसके पास गया, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ ऑनलाइन है। ओके। अगर भारत सरकार को, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये दोबारा से बोल सकता हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर ले आओ ऐसा, तो भाई साहब लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा भारत में? हो रहा है, भारत में भी बहुत जगह सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। हाँ जी, पर जितनी तेजी से, मैं कह रहा हूँ, मैं मदद करने के लिए आपके लिए राजी हूँ। मतलब आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे देशों में कर चुका हूँ, तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो, एब्सोल्युटली मोर देन हैप्पी टू डू इट। और उसमें क्योंकि इसमें भारत का फायदा भाई, और टैक्स आएगा इनके बाद। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इनका और टैक्स आएगा, पैसा ही पैसा। ऐसे ही पैसा। और आपको पता ही है, जो थोड़े बहुत काम होते हैं प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में, आप उसको भी बचा सकते हो। यहाँ पर जैसे क्या है कि इंडिया में, अगेन में एक बड़ा अनऑफिशियल सवाल है लेकिन पूछ लेते हैं। जी भाई। इंडिया में आज कोई सपोज करिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, तो पक्के में 2 करोड़ जाते हैं, कच्चे में 3 करोड़ जाते हैं। हाँ, पता है मेरे को भाई। तो ऐसा फॉरेन में भी होता होगा? नहीं, फॉरेन में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता भाई? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अच्छा, और उसके बाद मार्केट वैल्यूएशन होती है, बैंक के बंदे जाएंगे वहां पे चेक करने के लिए ये उतने की है भी है कि नहीं है। 19-21 का तो चल सकता है, 19-20 आटे का में नमक चल गया। आटे में वो तो चल गया, पर ये आप कह रहे हो 2 का है तो मतलब 5 की बिकी तो 3, ये नहीं हो सकता भाई, हो ही नहीं सकता। सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, कितने की बिकी, कब बिकी, क्यों बिकी, कैसे बिकी, किसने बेची, और ये अगर ट्रायल आ जाए फिर कैसे कर पाओगे आप? कर नहीं ना पाओगे। और ये ही स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर कुछ आपके बारे में बात करते हैं। आप बॉर्न एंड बॉटअप इन न्यूजीलैंड है या फिर बॉर्न एंड बॉटअप इन नहीं इंडिया? भाई, मैं बॉर्न तो दिल्ली में ही हुआ था। अच्छा। और बहुत जल्दी था जब मैं न्यूजीलैंड चला गया था। तो आप बोल सकते हो कि मैं ज़्यादा टाइम जो था मैं न्यूजीलैंड में बिताया। उसके बाद बड़ा मैं न्यूजीलैंड में हूँ, पढ़ाई जो मैंने करी है वो न्यूजीलैंड में करी है। बाकी उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। ओके, अभी आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, सिडनी में रहता हूँ। और कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताइए सर, क्या काम करते हैं? हाँ जी भाई, किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं? मेरा जो मेन काम है वो यही है कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स की कोचिंग करता हूँ। अच्छा, कोचिंग में भी हैं आप? हाँ जी भाई, अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, रियल एस्टेट एजेंट्स की कोचिंग करते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो अगर आपको रियल एस्टेट एजेंट बनना है या आपको वाकई चाहवान हो कि भाई सीखना है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और जो जो एजेंट्स होते हैं उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बस थोड़ी सी उनकी सेल्स वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया होता है। जो रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को भाई बिल्कुल डीप उनको सिखाता हूँ कि बिना पैसे के आप प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हो। ठीक है। इंडिया में तो रियल एस्टेट एजेंट फ्री में बन जाते हैं। हाँ जी भाई, बनने में और सक्सेसफुल होने में ज़मीन आसमान में फर्क है ना। हाँ, मतलब हर कोई बन सकता है, ऐसा ही हर कोई बाहर भी बन सकता है। बिना पैसे के रियल एस्टेट एजेंट बन जाओ और पैसे कमाओ। हाँ, पर नहीं, सबसे नहीं होता ना भाई। जो अंदर की बातें वो तो अंदर को ही पता ना।
ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए रियल एस्टेट एजेंट में जो आपको लगता है कि मैं सिखाऊंगा भी उन्हीं लोगों को जिनके अंदर ये 2-3 क्वालिटी होंगी? भाई ये तो आपने जो क्वेश्चन करा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करा। मैं सिर्फ महीने के कुछ चंद लोग ही कोचिंग करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ ताकि मेरे को लगता है ये मेरी टीम कल को ज्वाइन कर सकते हैं या उनमें वो है। सबसे पहला माइंडसेट, ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत बात की है, बहुत बात करी है। पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपके शब्द नेगेटिव है ना तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। और ये तीसरे वाला बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना पड़ता है मेरे साथ कोचिंग करने के लिए। बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो तो दिखना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तभी कोचिंग कर सकते हो, नहीं तो भाई मुश्किल है। मतलब आपसे ये कंडीशन है भाई। मतलब आपकी कोचिंग भी वही ज्वाइन करेगा जो ऑलरेडी जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब जो बंदा वेल टू डू है। हाँ जी, नहीं अच्छा, क्या उसको लगता है वो कर सकता नहीं कर सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करा, उनके पास जो पैसे थे उन्होंने कोचिंग में इन्वेस्ट करे, उसके बाद कहते हैं भाई ट्रैवल करेंगे बिजनेस क्लास में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या उनको समझ में आ गया, माइंडसेट शिफ्ट हुआ? बस ये जो बात है असली, ये असली बात है। चलिए, ये तो बात होगी चलिए आपकी, लेकिन अदरवाइज इंडिया में बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स कट रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं अलग अलग जगह पर। वहाँ पर भी लोग एज ए ब्रोकर, एज ए रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई अगर आप इस बिज़नेस में एंटर कर रहे हो, रियल एस्टेट एजेंट बन रहे हो, तो पहले अपने अंदर ये तलाश लो, ठीक है, माइंडसेट है उनके पास, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये कर सकते हो तो आप इस बिज़नेस में आओ, नहीं तो मत आओ, अदरवाइज समय खराब होगा। जी भाई, और एक मैं हमेशा हर एक बंदे को बोलता हूँ कि अगर रियल एस्टेट बिजनेस में आने वाले हो ना, कम से कम 20 साल का सोच के आना। 20 साल का सोच के आना, राजा बन जाओगे। लॉन्ग टर्म में पैसा है, लॉन्ग टर्म। और बता दो कैसा है, अगर ये सोच लेंगे मैं 20 साल यही काम करना है, उल्टा काम कर ही नहीं सकते। समझ गए ना? बिल्कुल सही चीज़, कोई चीटिंग नहीं होगी, ग्राहक को बना के रखना पड़ेगा, सही डीलिंग करनी पड़ेगी। मतलब दूसरी चीज़ आपने बड़े आसान शब्दों में कही कि आप सही माइंडसेट के साथ आओ, सही क्लाइंट्स बनाओ, लोगों को सही डायरेक्शन दो, सही प्रॉपर्टीज़ में डील करो। 20 साल सोच लोगे, सब कुछ अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं तब भी उनसे प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। जी भाई। अब आपने तो बहुत लोगों को प्रॉपर्टी बेचना भी सिखाया है, एजेंट बनाया है, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है कि प्रॉपर्टी बिकती नहीं है? बिलीफ सिस्टम। क्या जैसे बिलीफ सिस्टम? इनको लगता ही नहीं ये कर पाएंगे। मेहनत तो करते हैं सर, लोगों को दिखाते हैं। मेहनत करना एक डिफरेंट है भाई। मेहनत तो भाई रिक्शे वाला भी करता है, जो रेडी चला रहा है वो भी मेहनत करता है, खराब तो नहीं है, पर उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर भाई जो रेडी चलाता है, अगर वो बिलीफ सिस्टम अपना बदल ले कि भाई मैं इससे ज्यादा भी बढ़ के कर सकता हूं, तो वो कर लेगा। वो फ्रेंचाइज भी बना के बेच सकता है। ठीक बात है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर अगर आपको लगता है कि भाई आप नहीं कर सकते हो या मेरे से नहीं बिकेगा, तो वो नहीं बिकेगा। तो आज कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। आप देखिए कि आप सिर्फ इंडिया में नहीं, आप वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस कर सकते हो, इंडिया में कर सकते हो और बिना पैसे के कर सकते हो। और अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज किया तो उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगी, जैसे जसमीत जी ने किया। आपको भी सर स्ट्रगल करना पड़ा होगा इनिशियल डेज में? भाई ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे जब मैं 18 साल का था। तो बैंकरप्सी से लेकर आज मल्टी मिलियनर कैसे? भाई माइंडसेट, इसको बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। कुछ जर्नी के बारे में आप बताएंगे? जर्नी भाई यही है, अपने आप पे काम करा बहुत। मक्कार दोस्त छोड़े, बेकार दोस्त छोड़े, भिखारी रिलेटिव्स छोड़े, माइंडसेट वाले। समझ गया मैं। ये है भाई, वनवास काटा 6 साल का। 6 साल वनवास? वनवास क्या मतलब? किसी से बात नहीं फालतू, सिर्फ अपने आप पे काम, पढ़ाई करी, एक्सरसाइज करी, मेडिटेशन करी, ब्रीदिंग करी, सब कुछ करा। अब ये बहुत 2 मिनट में आपको बता दिया मैंने। ये रामायण है पूरी। ठीक बात है। और ये जो कर लेगा, मल्टी मिलियनर ना बन जाए, मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता। आपको पूरा सूत्र मिल गया है भैया 2 लाइनों में, ये अपना लो। अगर आपको कुछ करना है ना, तो सबसे पहले आप अंतर्धान हो जाओ, आप गायब हो जाओ। गायब हो जाओ। गायब जब तक नहीं होगे तब तक आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जिस चीज़ के लिए आप बने हो। आप लोगों को दिखाई दे रहे हो, इसीलिए आप कमाई नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है और मैं इस बात को पूरा अग्री करता हूँ।
तो सर कुछ हम लोग छोटे छोटे से सवाल लेंगे आज के समय में, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देखी है, सब जगह घूमते हो, आपने फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी देखे होंगे, और चूंकि आप एक बिजनेस चैनल पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में ऐसे कौन से 5 बिजनेस है जो बहुत तरक्की करेंगे? क्वांटम कंप्यूटर, ओके, रोबोटिक्स, एआई एजेंट्स, जिसने ये कर लिया बिलियनर भी बन सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या बताया, मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम करो, रोबोटिक्स पे काम करो, रोबोट्स पे काम करो, और एआई पे काम करो, एआई एजेंटिक इस पे काम करो, और यहाँ पर बहुत 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 स्कोप है। अभी मेरे ख्याल से 1% भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं आया है। अभी मार्केट पूरा खाली पड़ा है। इस समय मार्केट में आओगे तो कोई भी बादशाह बन सकता है इस मार्केट का, कोई भी बादशाह बन सकता है। सर दूसरा, आपने माइंडसेट के बारे में बात तो बहुत सारी करी, कोई आप कुछ किताबें रेफर करना चाहो कि भैया माइंडसेट चेंज करना है तो भैया ये पढ़ लो? एक किताब है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जिसको धंधा करना है उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। पढ़ लोगे तो जिंदगी सफल हो सकती है तुम्हारे धंधे में। मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे मजा आ जाएगा। और भाई साहब तीसरी है इलॉन मस्क की डॉक्यूमेंट्री, उसे जान लो, उसे समझ लो। अगर आप इलॉन मस्क की डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक रॉबर्ट आइजक मैन ने लिखी, शायद 28 घंटे की है मेरे ख्याल से। आपने किताबें भी बताई, आपने ये भी बताया कि कौन से बेहतरीन बिजनेस हो सकते हैं। अब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, देखो आज आप मेरे साथ बैठे हो तो ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? अपने आप पे कंसिस्टेंटली काम करना, अपने बिजनेस से ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं कुछ डीप डाउन जाना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँ कि आखिरकार मैं क्या करूँ। मैं आपकी अपनी रूटीन बता देता हूँ भाई। हाँ जी बिल्कुल। सुबह 4:30 से 5:30 तक उठता हूँ, 10 बजे तक कोई काम नहीं करता। 5.5 घंटे कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करता। कुछ तो करते हो गए? किताबें पढ़ता हूँ, अपने आप पे काम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, दैट्स इट। पॉडकास्ट सुनता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, यही करता हूँ बस। वाह। और 10 बजे के बाद? 10 बजे के बाद काम शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद पता नहीं कब तक चलता है। उसके बाद कब तक चलता है? आज हमारे पास आए हैं स्टूडियो में, और तकरीबन 2 बजे से लेकर 7 बज रहे हैं अभी, और अभी तक पॉडकास्ट लगातार चल रहा है, नॉन ब्रेकेबल, और कुछ बीच में खाया भी नहीं है। सर एक चीज़, मतलब ये पर्सनल सवाल है, आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग सक्सेस कर रहे हैं वो कम खाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? आपने मेरे से कम 4-5 बार पूछा होगा। हाँ जी बिल्कुल पूछा है, इसीलिए तो मन में सवाल भी आ रहा है ना। जो बंदा अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो धंधा नहीं बना सकता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये भी धंधे वाला सवाल है भाई। ये रियलिटी है भाई। अगर मैं चाहता तो मैं खा सकता था। बिल्कुल हाँ। मैंने आपको बोला, मैं कहा नहीं भाई मेरे को फोकस रहना है, क्योंकि 3 पॉडकास्ट है और मैं कॉफी पी के काम चलाऊंगा। अब खाऊंगा, मैंने आपको बोला जैसे पॉडकास्ट खत्म करेंगे तब खाएंगे। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली देखो, मतलब कि हर चीज़ का अपने रिचुअल्स होते हैं। आपको अगर तरक्की करनी है तो अपनी हंगर पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, समय से काम करना पड़ेगा, अपने बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि आप कर सकते हो, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करो, जो काम आप कर रहे हो क्या आप उस काम के लिए बने हो? अगर जवाब हाँ है तो लग जाओ, सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ उसी की तरफ आगे बढ़ो। यकीन मानिए आपकी सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी, और आएगी ही आएगी। आज आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी नॉलेज दी। अगर कोई गुरु मंत्र आप देना चाहो? गुरु मंत्र एक ही है भाई, चलते रहो बस, रुकना नहीं है। जिस दिन रुक गए उस दिन खत्म हो। रुकना नहीं है, चलते रहना है। आपको फ्रेंचाइजी बताओगे, इस चैनल पर एक से बढ़कर एक गेस्ट आते रहेंगे। जैसे आज सर ने हमें बहुत शानदार जानकारी दी, ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहती है। आपको सिर्फ यहाँ पर नॉलेज नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। आज कितने सारे बिजनेस के बारे में सीखने को मिला होगा, आपको कितना सारे बिजनेस के बारे में जानने को मिला होगा। सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, आज आपको इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पहली बार फ्रेंचाइजी बताओ पर सीखने को मिला। और किन से? जो इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं, इंडिया
के बाहर लोगों को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, बिजनेस के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। आज हमने उनसे ये सारा कुछ सीखा। ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी एक कोई लर्निंग जो आपको लगा हो ये आज मैंने इस पॉडकास्ट से ली है, वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अच्छी लगी हो तो इसकी रील्स और ये पॉडकास्ट आप दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। सर आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया और शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सर। थैंक यू।